अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफेक्ट की एक और क्लास के साथ। बहुत दिनों से मैं गैर हाजिर था क्योंकि बहुत बिज़ी था, इसलिए मैं क्लास नहीं बना सका। जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे ख्याल में पिछला पूरा वीक जो है वो क्लास नहीं हुई, तो इसलिए आज इस क्लास में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे ताकि आपका जो पिछला वन वीक था वो ज़ाया ना हो। और उम्मीद है आपने पिछली क्लासेस की मदद से काफ़ी कुछ आफ्टर इफेक्ट के बारे में सीख लिया होगा और आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और बहुत सारा कंटेंट जो है वो भी तैयार कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से उस कंटेंट को मुझे सेंड करें, मुझे आप सेपरेट मैसेज कर दें, मैं आपका कंटेंट जो है वो देख लूँगा और जहाँ से कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी आपको वहाँ से बता दूंगा कि भाई यहाँ से ऐसे कर लें। और एक और बात, वीडियो को डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने सीखना है तो डाउनलोड करके आप वीडियो रख लेते हो, आप उससे कुछ सीख नहीं सकते। हाँ, अगर आपकी नीयत सही है कि आपको कहीं काम जाना है कि आप उसको बाद में देखेंगे, तो भाई बाद में आके यूट्यूब से देख लेना। यूट्यूब पे पड़ी है कहाँ जाती है। आपके कंप्यूटर में इशू हो सकता है, यूट्यूब पे कोई इशू नहीं हो सकता वायरस के हवाले से। तो इस वजह से आपने वीडियो को जो है वो डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर की स्टोरेज जो है वो बना के बिल्कुल नहीं रखना। बुरी बात होती है बेटा, इस तरह से आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे और आपका जो माइंड लेवल है क्रिएटिव थिंकिंग का वो बिल्कुल वहीं का वहीं दबा का दबा रह जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप साथ साथ सीखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अपना कंटेंट जो है वो लाजमी सेंड करें। तो वही पुरानी बातें, मैं सिंपल एक न्यू कंपोजिशन ले रहा हूँ और न्यू कंपोजिशन के अंदर इसे जो चाहे मर्जी नाम दे। मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्लास 9 और उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल ठीक है, फ्रेम रेट बिल्कुल ठीक है और ड्यूरेशन इसका 30 सेकंड है, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक है। और तो सिंपल मैंने एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट की जो कि पिछली क्लासेस में आप बारहा दफ़ा देख भी चुके हैं और आप ऐसा कर भी चुके हैं। सिंपल अब मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ और ये शेप मेरी बेजियर पैथ के साथ क्रिएट हो रही है। बेजियर पैथ में आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। मैं इसे शिफ्ट की मदद से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और मैं इस शेप को अलाइनमेंट की मदद से यहाँ से सेंटर में कर रहा हूँ और उसके बाद मैं एक और शेप ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से और इसे भी अलाइनमेंट की मदद से मैं सेंटर में कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक और शेप ड्रा कर रहा हूँ राउंड कॉर्नर और उसे भी शिफ्ट की मदद से मैंने यहाँ पे ड्रा किया और सेंटर में कर दिया। और इसे मैं हाइड कर रहा हूँ, राउंड कॉर्नर वाली शेप को मैंने फिलहाल हाइड कर दिया है और लॉक कर दिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं शेप लेयर 2 पे जा रहा हूँ जो कि मेरा ये सर्कल है और इसे मैं रीनेम कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। सिंपल मैंने रीनेम जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है या फिर आप लेयर को सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तब भी ये रीनेम का ऑप्शन जो है वो एनेबल हो जाएगा। मैं इसे लार्ज सर्कल, ठीक है, ये नाम दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं नीचे वाली जो लेयर है इसको रीनेम कर रहा हूँ जी स्मॉल सर्कल, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपल से नाम रख रहा हूँ, लेकिन अब इसका हम करने वाले क्या हैं। अगर मैं लार्ज सर्कल पे आऊँ, इसकी प्रॉपर्टीज में आऊँ, कंटेंट्स, इलिप्स, इलिप्स के अंदर फिल जो है मैं इसका ऑफ कर रहा हूँ। सॉरी, ये स्मॉल सर्कल पे हम आ गए, हमने लार्ज सर्कल पे जाना था। मैं इसका फिल जो है वो मैं हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रोक वो भी मैंने इसकी हाइड कर दी है और इसके बाद मैं इसके पैथ में जा रहा हूँ सिंपल। और उसके बाद पैथ 1 में मैं इसका ड्रॉप डाउन बटन जो है वो मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसके पैथ को यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर और उसके बाद मैं स्मॉल सर्कल पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्मॉल सर्कल लेयर पे और उसके बाद कीबोर्ड से सिंपल मैंने P का बटन दबाया, P फॉर पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन हमारी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मैंने पोजीशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कीबोर्ड से P दबाने के बाद पोजीशन जो प्रॉपर्टी थी इसकी सिर्फ वो शो होगी, बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड हो चुकी हैं, ठीक है। अब पोजीशन को क्लिक करके रखना है, इसे अनसेलेक्ट नहीं करना। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल कंट्रोल V दबा दो। अब कंट्रोल V दबाने के बाद अगर मैं इस सर्कल पे जाऊं और इसका फिल ऑन करूं, तो फिल मैंने ऑन किया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये कि
हमारी जो शेप थी सर्कल वाली, उससे हटकर हमारा पैथ जो है वो बना है, एक नया पैथ बना है। ऐसा क्यों हुआ है? ये एक रिफ्लेक्शन हुई है। रिफ्लेक्शन इसलिए हुआ है ताकि हमें दोनों लेयर्स के दरमियान का डिफरेंस जो है वो क्लियरली नज़र आ सके। अब नीचे अगर पोजीशन पे आए तो यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। अब ये की फ्रेम्स क्या कर रहे हैं? अगर मैं दोबारा लार्ज सर्कल वाले फिल को ऑफ कर दूं, ऑफ करने के बाद अब मैं अगर प्ले हेड को आगे की तरफ लेके जाऊं तो ये कुछ इस तरह से हमारा स्मॉल सर्कल लार्ज सर्कल के पैथ के मुताबिक जो है वो एनिमेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी एक सिंपल पैथ एनिमेशन बन चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म पैथ इनटू अ की फ्रेम्ड मोशन पैथ। सिंपल। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने जो छोटा स्मॉल सर्कल था उसके ट्रांसफॉर्म पैथ को यूज़ किया। किसके अंदर हमने इसे कन्वर्ट किया? एक की फ्रेम मोशन पैथ के अंदर कन्वर्ट किया। इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि भाई समझ नहीं आ रही भाई कैसे होगी। और उसके बाद अगर आप पोजीशन पे आए, पोजीशन को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, इसके तमाम के तमाम फ्रेम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये तमाम के तमाम की फ्रेम्स जो है वो मैं अपनी मर्जी से एडिट कर सकूँ, इनकी पोजीशन जो है वो अपनी मर्जी से दे सकूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि अगर आपने इन फ्रेम्स के ड्यूरेशन को चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल, आपने कीबोर्ड से आर्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो दबाना है और जहाँ चाहे मर्जी रखें, जितना ड्यूरेशन देना चाहें वो दे सकते। और उसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि भाई हम इसे अपनी मर्जी से किस तरह एडिट कर सकते हैं। इनके फ्रेम्स एनिमेशन जो हो रही है, इनका ड्यूरेशन जो है वो हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं। ये तो फिक्स्ड की फ्रेम बन चुके हैं, इनको हम एडिट कर पा रहे हैं। सिर्फ जो है वो इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल इस की फ्रेम पे अगर क्लिक करता हूँ तो फिलहाल मेरा एक ही की फ्रेम जो है वो सिलेक्ट हुआ है, लेकिन जब मैं इसे विदाउट आर्ट के मूव करवाऊंगा आगे की तरफ तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह आर्ट की मदद से काम कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये सोल्व करना है कि भाई हम इसे अपनी तरह से किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। आपने सिंपल तमाम की फ्रेम्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है की फ्रेम इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की विंडो आपके सामने ऑन हो जाएगी। और इसमें अभी आपने फ़िलहाल इन दो ऑप्शंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ज़्यादा उलझन में भी नहीं डालना, काम भी जो है वो ज़्यादा समेटना है और काम जो करना है वो बिल्कुल इंतहाई आसान करना है। तो आखिरी ऑप्शन पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़िलहाल ये जो की फ्रेम बिल्कुल छोटे छोटे डॉट से आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं रोमिंग, रोमिंग की फ्रेम। अब अगर हम रोमिंग में आए तो फिलहाल ये करंट सेटिंग पे खड़ा है, तो इसे अगर हम कर दें लॉक टू टाइम। लॉक टू टाइम से क्या होगा, हम इसे अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। अगर मैं ओके कर दूं तो लो जी, हमारे की फ्रेम जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। अब जिस की फ्रेम को जहाँ चाहे मर्जी रखो, लो जी हमारी मुझे किसी एक पॉइंट को, तो देखो ना, मैं 4 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पॉइंट जो है वो सर्कल का ये वाला पॉइंट आ रहा है। और थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स जो हैं, आप इनको अपनी मर्जी से जहाँ चाहें मर्जी रख सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल कीबोर्ड से सिंपल मैंने वी प्रेस किया तो सिलेक्शन टूल पे मैं आ गया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल पोजीशन को सिलेक्ट नहीं करना, मुझे अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला पॉइंट जो है, मैं उस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं उसे अपनी मर्जी से जहाँ चाहे मर्जी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे कर रहा हूँ और इसी तरह लास्ट पॉइंट जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से एनिमेट हुआ कि सर्कल पहले एक तरफ से इन हुआ और दूसरी तरफ से आउट हो गया। याद रहे कि यहाँ पे आपने जो सर्कल ड्रा करना है, जिस पैथ पे आपने उसको फॉलो करवाना है, तो वो बेजियर पैथ वाला सर्कल हो, विदाउट बेजियर पैथ यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर पैथ 1 में जाएं तो वहाँ पे स्केल होता है, पोजीशन होती है, पैथ नहीं होता।
ठीक हो गया। उसके बाद मैं इन दोनों लेयर्स को जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। सिंपल। वो जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाई थी वो तो वैसी की वैसी रहेगी। मैं चाह रहा था कि उसके अंदर भी आपको यही काम करके दिखाता, लेकिन अगर सर्कल में आपको समझ आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगल के अंदर भी करके दिखाया जाए। अब आपके लिए ये टास्क है कि आपने रेक्टेंगल के अंदर बिल्कुल इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट को जो है उसके पैथ पे मूव करवाना है, ठीक है, और वो मुझे सेंड भी करना है। और उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो मैं ये बताने लगा हूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ये क्रिएट किया कुछ इस तरह से, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो शेप है पहली, ये वाली शेप कन्वर्ट हो जाए इसके अंदर। सॉरी, मैंने उसी शेप के अंदर ड्रा कर दिया। लेयर 1 डी सिलेक्ट करनी है, डी सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ड्रा करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो शेप है ये डायरेक्ट जो है इसके अंदर एनिमेट होते हुए चेंज हो, मतलब ये शेप आहिस्ता आहिस्ता एनिमेट होते हुए इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे कोई जादू सा नहीं हो जाता, एक कार जो है वो खड़े खड़े किसी ट्रक में तब्दील हो जाए, कुछ ऐसा ही है जो अब हम करने लगे। तो सिंपल, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली शेप है हमारी, मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके रेक्टेंगल 1 में जा रहा हूँ और इसके पैथ में जा रहा हूँ, और मैं अपना प्ले हेड जो है वो इनिशियल पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ 00 सेकंड पे, और पैथ की जो है वो मैं स्टॉप वॉच वो एनेबल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे इस चीज़ का पैथ चाहिए, इस शेप का पैथ चाहिए। मैं सिंपल क्या करूँगा, 1 सेकंड पे उस शेप का पैथ जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल, इस पैथ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके कुछ सेकंड के बाद कंट्रोल वी कर रहा हूँ। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और इस शेप को मैं हाइड कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कुछ इस तरह से, ये एनिमेट होता हुआ दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया। बस इतना सा काम था। उम्मीद है आपको ये भी मुश्किल नहीं लगा होगा। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जी ट्रिम पैथ, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। थोड़ी सी क्लास जो है वो एक्साइटिंग हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो सिंपल मैं क्या करूँ, मैं एक सिंपल पेन टूल की मदद से एक लाइन ड्रा करूँ बस। और इस लाइन की जो विड्थ है वो मैं बढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं इस शेप लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, कंटेंट्स में जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप शेप 1 में देखें तो यहाँ पे मेरे पास पैथ 1 है, स्ट्रोक 1 है, इसका फिल भी है। फिलहाल मैं इसके फिल को ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद कंटेंट्स में जा रहा हूँ। कंटेंट्स में जाने के बाद मैं इसके अंदर अब ऐड कर रहा हूँ ट्रिम पैथ। उससे पहले रिपीटर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑफसेट पैथ आपको पढ़ा चुका हूँ, मर्ज पैथ आपको पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद पुकर एंड ब्लॉट ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑल अबाउट शेप लेयर की क्लास के अंदर। और उसके बाद राउंड कॉर्नर्स, ये बहुत आम सी बात है भाई, कॉर्नर्स को राउंड कर देना, रिपीटर में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद कलर्स के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तमाम ऊपर वाली जो है रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीस्टार, पैथ और ग्रुप, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। और अब बारी है ट्रिम पैथ की। तो ट्रिम पैथ क्या करता है, मैंने सिंपल ट्रिम पैथ जो है इसके अंदर ऐड किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं जा रहा हूँ। और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है और एक ऑफसेट है। ठीक हो गया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसका एंड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज करूँ, कुछ इतना बस। और अब मैं ऑफसेट की वैल्यू को चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरह से काम करे। ये किस तरह से काम कर रहा है कि भाई जो मेरी 42% एंड पॉइंट मेरा रह गया है, 42% मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे रिमेनिंग है, ये अब उसको एनिमेट करवा रहा है। किस पैथ के अंदर एनिमेट करवा रहा है, उसी पैथ के अंदर जो मैंने एक सिंपल सी लाइन ड्रा की है उसी पैथ के अंदर ये उसको एनिमेट करवा रहा है। तो यहाँ पे ऑफसेट का क्या काम है कि जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन मौजूद है, या फिर हम जिसे हम कह सकते हैं करंट पोर्शन जो हमारा मौजूद है स्ट्रोक का, ये उसे एनिमेट करवा रहा है। दैट्स इट। मैं कंट्रोल सी करूँ और उसके बाद एंड जो है वो मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। ज़ीरो करने के बाद मैं प्ले हेड जो है वो शुरू में लेके आ रहा हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ अगर मैं कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस करूँगा तो भी ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है।
अब मैं यहाँ इसकी एंड स्टॉप वॉच जो है वो एनेबल कर रहा हूँ और 5 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए 100%। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है, बजाय इसके कि आप एक रेक्टेंगल ऐड करें और उसका एक दो की फ्रेम शुरू में ऐड करें, दो की फ्रेम आखिर पे ऐड करें। बिल्कुल सिंपल सी एक आप स्ट्रोक बनाएं, उसकी विड्थ बढ़ा दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेक्टेंगल होती है। तो आपका ये सिंपल दो की फ्रेम के अंदर एनिमेशन बन सकती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर मैं इसके अंदर एक रिपीटर ऐड कर दूं, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, रिपीटर वन की प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ और इसके ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ और यहाँ पे इसकी एक्स पोजीशन जो है वो मैं 0 कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे y 100% करूँ कुछ इस तरह से, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 110, इतना काफ़ी है। और उसके बाद अब मैं इसकी एक्स पोजीशन जो है थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। और अब मैं जा रहा हूँ जी सिंपल शेप लेयर 1 इसके अंदर और इसके ट्रांसफॉर्म जो है ओवरऑल ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं जा रहा हूँ और इसे रोटेशन दे रहा हूँ 90 की कुछ इस तरह से, और सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और अब अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो मैंने ट्रिम की प्रॉपर्टी एंड ऐड की थी, मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंट में जा रहा हूँ और इसका टाइम जो है रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उल्टा ऐड कर दिया है। बजाय इसके कि आप उसका स्टार्टिंग वैल्यू को चेंज करें, आप इसको रिवर्स कर दें तो ये बेहतर है। ये भी तो ये कुछ इस तरह से बना, लेकिन अभी भी गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, अब ये गड़बड़ है कि भाई ये पीछे से भी ख़त्म होता आ रहा है। तो इसे किस तरह फिक्स करें, सिंपल इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो आप 100% कर दें, बस इतनी सी बात है। लो जी, आपका पूरा एक प्रोग्रेस बार जो होता है कुछ उस तरह से आपका ये बन चुका है, लेकिन बहुत स्लो है। मैं इसे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसके की फ्रेम्स के अंदर मैं इजी ईज ऐड कर देता हूँ। सिंपल F9 आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम है। स्पीड ग्राफ में जा रहा हूँ, स्पीड ग्राफ में मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरा जो रिकॉर्डर है उसकी शॉर्टकट की भी F9 है, तो वो बंद हो जाता है, रिज्यूम करना पड़ता है फिर। तो ये हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनी। लॉज और क्या चाहिए, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे प्ले हेड को रख रहा हूँ और कीबोर्ड से मैं एन का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा वर्क एरिया जो है वो इतना ही हो जाए। तो ये था जी सिंपल सा ट्रिम पैथ जिसके अंदर हमने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई। और आई थिंक मुझे एक और चीज़ भी बता देनी चाहिए यहाँ पे, तो बता देते हैं। वो ये कि मैं सिंपल इसे डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी। डिलीट करने के बाद मैं सिंपल एक सर्कल ले रहा हूँ इलिप्स, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इसको। और ऐड करने के बाद मैं इसके इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं रहने दूंगा और फिल जो है वो मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद इसे मैं सेंटर में कर रहा हूँ। अब सेंटर में करने के बाद मैं इसके अंदर एक ट्रिम पैथ की प्रॉपर्टी जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद अब मैं ये कर रहा हूँ, इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जाए या एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बेस्ट है। मैं इसको एंड वैल्यू जो है स्टॉप वॉच इसकी ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाकर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 100% कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, सिंपल 100। यहाँ तक पहुँच गया तो ये भी बता ही दें, कंट्रोल आर्ट होम शॉर्टकट की है। इसका एंकर पॉइंट जो है वो मैं सेंटर में कर रहा हूँ। सेंटर में करने के बाद मैं करेक्टर की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा कम कर रहा हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है। दोबारा कंट्रोल आर्ट होम दबा रहा हूँ और इसकी वैल्यूज़
जो है अलाइनमेंट जो है वो मैं सेंटर में करूँ। कुछ इस तरह से बड़ा प्यारा लग रहा है। और उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा ट्रिम पैथ प्रॉपर्टी जो है इस सर्कल की स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि नंबर भी उसी हिसाब से 0 से स्टार्ट हो और 100 पे जाके एंड हो जाए। सिंपल, मैं ये चाहता हूँ। तो क्या करें, सिंपल मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी और इसका सोर्स टेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया। याद रहे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर सोर्स टेक्स्ट जो ऑप्शन मौजूद है, मैंने सिंपल उसके ऊपर क्लिक किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं शेप लेयर 1 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल अगर आप कीबोर्ड से यू प्रेस करें तो मेरा वही की फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा जो कि एक्टिव है। ठीक हो गया। अब मैं अपने कीबोर्ड की मदद से के का बटन प्रेस किया मैंने और अपने प्ले हेड को जो है आखिरी की फ्रेम पे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, सिंपल मैंने सोर्स टेक्स्ट के बिल्कुल सामने पेरेंट का जो बटन है, अब ये पेरेंट का बटन कहाँ से आ गया यकदम। अब पेरेंट का मतलब क्या होता है, पेरेंट का मतलब ये होता है सिंपल मैं इस 100 को, इस टेक्स्ट को पेरेंट कर रहा हूँ टू द शेप लेयर 1। मतलब मैं एक लेयर को दूसरी लेयर के ताबे कर रहा हूँ कि भाई तूने उसका हुक्म मानना है, तूने अपनी मनमानी नहीं करनी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेरेंट्स एंड सन्स के दरमियान का रिलेशनशिप होता है कि भाई सन ने अपने पेरेंट की बात माननी है तो माननी है, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी ये पेरेंट का बटन जो है वो काम करता है। ठीक हो गया। अब सोर्स टेक्स्ट से बिल्कुल सामने ये पेरेंट का बटन है, मैंने सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैंने अभी लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ है, रिलीज नहीं किया। ठीक है, आपने लेफ्ट क्लिक जो है वो दबा के रखना है और दबा के रखने के बाद मैं इसे सिंपल एंड पे ला के छोड़ रहा हूँ, एंड प्रॉपर्टी पे, एंड पे ला के नहीं, एंड प्रॉपर्टी पे ला के मैंने इसे छोड़ दिया। सिंपल, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो मेरी वैल्यूज चेंज हो रही है, लेकिन ये चेंज हो रही है इशारिये के अंदर। प्रॉब्लम होगी ना प्रॉब्लम। तो अब इसे किस तरह फिक्स करें, बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है कि इसे हम सेट नहीं कर सकते। सिंपल आप दोबारा कीबोर्ड से के का बटन प्रेस कर दें और के का बटन प्रेस करने के बाद तो सिंपल आपने इस एंड प्रॉपर्टी पे आना है। एंड प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपने ये स्टॉप वॉच ऑन की हुई है, इस पे क्लिक करना है, लेकिन आल्ट का बटन दबाकर। याद रहे आल्ट का बटन दबाकर। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, आल्ट का बटन मैंने कीबोर्ड से दबाया हुआ है और अब इस स्टॉप वॉच पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। लो जी, लेफ्ट क्लिक किया तो कुछ इस तरह से अब हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस आने के बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो 4 फर्दर बटन्स जो हैं वो आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो आखिरी बटन जो है वो एनिमेट वाला है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा जावा मैथ, क्योंकि हमारी ये जो परसेंटेज है ये मैथ के मुताबिक है। मैथ के मुताबिक हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं और जो इशारिये के बगैर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, राउंड ओवर वैल्यूज़। मतलब जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं 4.5, 4.6 तो हम कहते हैं राउंड ओवर 4, राउंड ओवर 3। ठीक है, इशारिये को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल मैथ राउंड वैल्यू ऑप्शन मौजूद है। मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप जहाँ मर्जी क्लिक करते हैं या कीबोर्ड में नम लॉक वाली साइड पे जो एंटर का बटन मौजूद है वो प्रेस कर दें या फिर सिंपल एक क्लिक करके इसे छोड़ दें। अब अगर मैं कीबोर्ड से जे का बटन दबाऊं और के का बटन दबाऊं तो क्या हो रहा है, 100 हो रहा है और 0 हो रहा है। अब इसे अगर मैं प्ले करूं तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। मतलब क्या हुआ कि उसने इशारिये वाली वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म कर दी। मैंने आपको पहले बताया राउंड का मतलब क्या होता है कि भाई हम वैल्यूज़ को राउंड ओवर करके बताते हैं कि भाई इतनी वैल्यूज़ बन रही है। अगर 4.6 है तो हम क्या कहेंगे 5, अगर 4.9 है तो भी हम कहेंगे 5। तो उसने इशारियों को ख़त्म करके हमारी तमाम वैल्यूज़ को जो है वो राउंड कर दिया। डेट्स इट। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही अच्छा सा जो है वो प्रोग्रेस बार बन गया है, जिसके अंदर परसेंटेज भी आ रही है और पैथ जो है वो ट्रिम भी हो रहा है। डेट्स इट। तो आई थिंक
आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी ना करें कि हैवी हो जाए और आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि भाई आज की क्लास में क्या हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ ताकि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा सारा फ़ायदा ले सके। और उसके बाद आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।